हमारी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमको जीवन में इतना स्ट्रेस फील होता है। स्ट्रेस को आप जिस तरीके से देखेंगे, स्ट्रेस का वही असर आपके ऊपर होगा। मतलब अगर मैं स्ट्रेस को कोई नेगेटिव चीज समझ, तो स्ट्रेस जब भी होगा उसका मुझ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा। जिन लोगों में ग्रोथ माइंडसेट होता है वो स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर, और जिन लोगों में फिक्स्ड माइंडसेट होता है उन लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीजें होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो लास्ट जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो है हाय, वेलकम टू द 4th एपिसोड इन दिस सीरीज ऑफ स्ट्रेस। और आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि किस तरीके से माइंडसेट और लाइफस्टाइल को शिफ्ट करके हम स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। अभी तक हमको ये चीज़ समझ में आ गई है कि स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। हमको ये भी समझ में आ गई कि अगर हम स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो उसका हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही खराब असर हो सकता है। अब हम सॉल्यूशन बेस्ड एस्पेक्ट्स पर आ चुके हैं, अब हम प्रोटोकॉल्स के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट माइंडसेट। ओके, अगेन जैसा कि ये शब्द है माइंड और सेट, मतलब जिस तरीके की सोच में हम सेट हो चुके हैं वो हमारी माइंड सेट है। यस, तो माइंड सेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने इसी पॉइंट से एंड किया था कि स्ट्रेस को आप जिस तरीके से देखेंगे, स्ट्रेस का वही असर आपके ऊपर होगा। मतलब अगर मैं स्ट्रेस को कोई नेगेटिव चीज समझता हूँ, जहाँ पे मैं उसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे एक स्ट्रेस के लिए मैंने एक मन में द्वेष बना लिया है, तो स्ट्रेस जब भी होगा उसका मुझ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा। वहीं पे अगर स्ट्रेस को मैं एक चैलेंज की तरह देख रहा हूँ, एक हर्डल की तरह देख रहा हूँ, एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट की तरह देख रहा हूँ, तो क्या होता है, स्ट्रेस आता है और अब मैं उसके लिए सोल्यूशन ढूंढता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूं और मैं एक्शन लेता हूं। ओके, इसी पॉइंट को थोड़ा सा हम और आगे लेकर चले जाएंगे। जो हमारा पार्ट अब आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। आने वाली सीरीज में आपको ग्रोथ माइंडसेट पे मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हम ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट का एक बहुत ही क्लियर और एक आसान फर्क समझ लेते हैं, और वो ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट उस माइंडसेट को बोलते हैं जिसको ये लगता है कि मेरी जो क्षमता है वो सीमित है और इसके आगे मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट उस चीज को बोलते हैं जहां पे किसी इंसान को ये लगता है कि मेरी क्षमता असीमित है और जीवन में मैं जितना सीखता जाऊंगा और जीवन में मैं जितने तजुर्बे, एक्सपीरियंसेस लेता जाऊंगा उतना ज़्यादा ही मैं जीवन में बढ़ता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टडी हुई थी जिसमें ये प्रूव हुआ था कि जिन लोगों में ग्रोथ माइंडसेट होता है वो स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, और जिन लोगों में फिक्स्ड माइंडसेट होता है उन लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, माइंडसेट का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जो कि हमारे ब्रेन का कंसिस्टेंटली एवोल्यूशन होना का जो प्रोसेस होता है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, स्ट्रेस का सीधा असर हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे होता है। मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस से हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे क्रॉनिक स्ट्रेस है और मैं अगर मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करूं, यानी कि मैं कोई नई चीज़ सीखूं, मैं शायद कोई बहुत मुश्किल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठा लूं और उसको सीखने की कोशिश करूं, कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करूं, कहीं पे किसी इंस्ट्रक्टर के साथ में मैं कोडिंग करना सीख लूं। ओके, कोई नई चीज़ ऐसी जो मुझे पहले से नहीं आती है, अगर मैं उसको करना शुरू कर देता हूँ, कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बनी रहती है। तो ऐसी एक स्टडी हुई थी जिसमें ये प्रूव हुआ था कि जो लोग स्ट्रेस में होने के बावजूद भी अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करते रहते हैं,
ऐसे लोगों पे भी स्ट्रेस का असर बहुत ही कम देखा गया है या ना के बराबर देखा गया है। अब हम जो दूसरा पार्ट है, ये हमारा माइंडसेट का पार्ट हो गया कि जब हम माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं तो उसका हमारे स्ट्रेस के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स में ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शूटिंग स्पोर्ट में है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो लोग शूट करने से पहले टारगेट को पूरे ध्यान से देखते हैं और उस समय असल में वो विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि मैं इसको शूट करूंगा और इस तरीके से वो टारगेट मेरा मीट हो जाएगा। ओके, क्रिकेट में आपने नोटिस किया होगा बॉलर जो होते हैं वो बॉल का रनअप लेने से पहले कुछ समय वेट करते हैं, कुछ सेकेंड्स वो विजुअलाइज करते हैं कि मेरे हाथ से जब बॉल रिलीज होगी तो वो यहाँ पे पिच होगी और वो बॉल का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है। ओके, फुटबॉल में जब कोई प्लेयर फ्री किक लेता है तो वो अपना स्टांस लेके खड़ा हो जाता है बॉल के आगे और वो खड़ा होके उस समय विजुअलाइज करता है कि अब मैं जब बॉल को शूट करूंगा तो वो इस एंगल पे जाएगी और इस एंगल से वो स्विंग होके और इस तरीके से डिप होके गोल के अंदर चली जाएगी। सो ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है ये भी बहुत पावरफुल तरीका है स्ट्रेस को हैंडल करने का, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम कंसिस्टेंटली हम इमेजिन ये कर रहे होते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटीज है जहां पे ये काम नहीं होगा। ओके, वेयरएज विजुअलाइजेशन में हम वो पॉसिबिलिटी देखते हैं जिसमें ये काम कैसे होगा। ओके, इसके लिए ये स्ट्रेस को काफी अच्छे तरीके से काउंटर बैलेंस कर देता है। ओके, अब हम आते हैं हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस को लेके, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमको जीवन में इतना स्ट्रेस फील होता है। ओके, तो सबसे पहली जो चीज देखी गई है वो होता है फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करते हैं, किसी तरीके का फिजिकल स्पोर्ट खेलते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, ओके, टेनिस, बैडमिंटन, ये वो स्पोर्ट है जो आपकी बॉडी से काफी ज्यादा डिमांड करते हैं। ओके, ये स्पोर्ट खेलने से हमारे अंदर क्षमता होती है कि हम स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर सकें। जो लोग रनिंग करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस की वॉकिंग करते हैं वो लोग स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, रेजिस्टेंस वर्कआउट करते हैं, वो लोग भी स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। तो ये देखा गया है कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज, स्पेशली डिमांडिंग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उनमें एंडोर्फिन्स का सेक्रेशन ज्यादा होता है। और एंडोर्फिन क्या करता है, हमारी बॉडी को हील करने में मदद करता है, हमारे मूड को लिफ्ट करने में मदद करता है, हमारे इमोशंस को मैनेज करने में मदद करता है। तो इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है वो स्ट्रेस को मैनेज करने में हमको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करती है। ओके, दूसरा एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टैटिक लोड। इस शब्द का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में कंसिस्टेंटली वेयर एंड टेयर होता रहता है। स्ट्रेस होने से वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है। ओके, लेकिन जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो ये एलोस्टैटिक लोड जो होता है ये काफी हद तक हम हैंडल कर पाते हैं। ओके, तो ये बेनिफिट होता है फिजिकल एक्टिविटीज करने का। ओके, जो दूसरी चीज मैं सबको सजेस्ट करता हूं वो है किस तरीके का आपको खाना खाना है। स्पेसिफिकली ओमेगा 3 जो होता है, जो कि वॉलनट्स में मिलता है, अखरोट, फ्लैक्स सीड जो होती है, अलसी जो होती है, इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी क्वांटिटीज में होता है। तो ये सारी चीजें खाने से भी हमारा जो मूड होता है वो लिफ्ट होता है। दूसरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हमारे मूड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है वो है मैग्नीशियम। ओके, और मैग्नीशियम आपको ज़्यादातर जो फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें मिलता है। और मैग्नीशियम भी बहुत अच्छा मसल रिलैक्सेंट होता है, वो आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है। अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है तो वो आपको स्लीप में इफ़ेक्ट करेगा। सेकेंडली, अगर मैग्नीशियम की कमी है तो आप नोटिस करेंगे कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद में रिकवरी में आपका समय बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ओमेगा 3 और मैग्नीशियम इंप्रूव करने से आप ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, आप ज़्यादा सेटल्ड फील करेंगे।
लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को बढ़ाती है? सबसे पहली चीज़ है वो शुगर। तो जितना आप सिंपल शुगर कम खाएंगे, आप पे स्ट्रेस का उतना कम असर आएगा। ओके, अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम अगेंस्ट स्वीट। ओके, मीठी चीज़ों में आप गुड़ खा सकते हैं, जो काला देसी गुड़ होता है, जैगरी होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो आपको आयरन भी देता है ना। कुछ मॉडरेशन में आप हनी का भी सेवन कर सकते हैं, बट वाइट शुगर 1 ग्राम भी अगर आप लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट ही होने वाला है, उसका कभी भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आप पे नहीं होने वाला है। दूसरी जो चीज़ है जो स्ट्रेस को बढ़ाती है वो है कैफीन। नाउ देयर वाज अ टाइम जब मैं कॉफ़ी के टोटली अगेंस्ट था, लेकिन ऐसी कई सारी रिसर्च आई है जिन्होंने प्रूव किया है कि कॉफ़ी में भी बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है विच मेक कॉफ़ी प्रिटी गुड फॉर आवर हेल्थ, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन होता है। ओके, तो कॉफ़ी अगर आपको कंज्यूम करना है, अ गुड आइडिया इज़ सोने से कम 10 घंटे पहले आप कॉफ़ी पिए, क्योंकि कॉफ़ी को पूरी तरीके से मेटाबोलाइज होने में 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप 10 घंटे की विंडो लेते हैं तो आपको कॉफ़ी के सारे फ़ायदे भी मिलेंगे, एट द सेम टाइम आपको उससे होने वाले स्लीप पे कोई इफेक्ट नहीं होंगे। सेकेंड, उठने के 1.5 घंटे बाद ही आपको कॉफ़ी पीना है। ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सोने से पहले का एक वाइंडिंग डाउन रूटीन होता है, वैसे ही उठने के बाद में एक एक्टिवेशन रूटीन होता है। सो 1.5 घंटे की एक विंडो है, अगर आप वो निकाल देते हो जहाँ पे आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से सजग होती है, तो क्या होता है, वो कॉफ़ी पीने से आपको आफ्टरनून में क्रैश फील नहीं होगा और आपको और कॉफ़ी पीने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ज़्यादातर लोगों को कॉफ़ी पीने की या चाय पीने की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो लोग सुबह उठते ही कॉफ़ी या चाय पी लेते हैं, और इसके लिए जब तक उसका असर होता है उसके बाद में हमको एक क्रैश फील होता है, और जब वो क्रैश फील होता है तो उसका सोल्यूशन यही है कि हमको और कॉफ़ी और चाय चाहिए होती है। ओके, सो जस्ट फॉलो दीज 2 थिंग्स, तो आपको कॉफ़ी से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस इफेक्ट अपने ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं। जो लास्ट जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है स्लीप। स्लीप के ऊपर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड सीरीज ऑलरेडी कवर की है, बट मैं आपको कुछ क्विक पॉइंट्स अगर बताऊं, सबसे पहले सोने का और उठने का आप टाइम फिक्स करेंगे। सेकेंड, सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले आप किसी भी ब्लू लाइट को एक्सपोजर नहीं करेंगे, जो नॉर्मल जो वाइट लाइट हमारे घर पे होती है वो एक्सपोजर नहीं करेंगे। नाइट लैम्प में आप जितना ज़्यादा ऑरेंजिश या जितना रेडिश कलर लेकर आएंगे उतना आप ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो कम से कम 1 घंटे पहले घर पे ब्लू लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 घंटे पहले मोबाइल या टेलीविज़न का भी आपको व्यूइंग नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, बॉडी का टेम्परेचर गिरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोने के लिए। इसके लिए मेक श्योर कि घर पे वेंटिलेशन अच्छा हो, बाहर की हवा अच्छे से आए, जितना हो सके नेचुरल एयर में आप सोने की कोशिश करें, बिकॉज एयर कंडीशनिंग पूरी रात के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं है। प्लस हमने नोटिस किया है कि पूरी रात अगर कोई एयर कंडीशन में रहता है तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और इस वजह से भी उनको बीच रात में उठना पड़ता है पानी पीने के लिए। ओके, सो इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। दिन में आप एक्सरसाइज करें जिससे कि रात को आपको अच्छे से नींद आ जाए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे कि आप अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज कर सकें। तो ये कुछ लाइफस्टाइल डिसीजंस हैं जो अगर आप अभी ले लेते हैं तो आप स्ट्रेस को हैंडल करने में ज़्यादा केपेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे किस तरीके के साइकोलॉजिकल चेंजेस हम कर सकते हैं जिससे कि हम स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर सकें। थैंक यू।